जी। नमस्कार दोस्तों, योर स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त हैं बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप आर्टिवेटिक के फाउंडर लायक सिंह। लायक 2011 में आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं और इन्होंने अपना स्टार्टअप आर्टिवेटिक अपने को फाउंडर पुनीत टंडन के साथ मिलकर दिसंबर 2016 में शुरू किया। आसान शब्दों में कहूँ तो ये स्टार्टअप बैंक्स और फाइनेंशियल फर्म्स के लिए इंश्योरेंस के प्रोसेस को सरल और ऑटोमेटेड बनाता है ताकि इससे लागत और समय दोनों की बचत हो सके और कंपनियों को बेहतर रिटर्न मिले। तो सबसे पहले मैं लायक आपका स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है योर स्टोरी लाइव में। Thank you, मैं Ranjana. चाहूंगी Thank you so जी, much to be here. थैंक यू। मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड पे थोड़ा प्रकाश डालें। आप किस तरह के शहर से आते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, इन सब के बारे में। So basically, I was मैं आगरा में पैदा हुआ हूँ basically, and आगरा की काफी रूरल एरिया में, to be honest, it is very near to चंबल area. बहा is a place I was born there, and वहाँ मेरा 12th का एजुकेशन हुआ। 12th के एजुकेशन के बाद मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन किया। सो जेई के लिए प्रिपरेशन करने के बाद मैं आई वेंट टू आईआईटी खड़गपुर। सो आईआईटी खड़गपुर में मैंने एडमिशन लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में in 2007 as a BTech, and आईआईटी खड़गपुर में मैंने अबाउट 4 साल का बीटेक होता है। 2011 में मैंने पास आउट हुआ। तो उसी समय ही बेसिकली जब मैं सो बेसिकली कम लाइक जैसे आगरा जैसे उस छोटे से उस शहर से जहाँ पे इंग्लिश का या फिर वैसा ज्यादा कुछ नहीं रहता है, एंड उतना लोग बिजनेस नहीं करते थे उस टाइम पे जब मैं 2007 में आईआईटी खड़गपुर गया था। तो आई थिंक वहां से लेकर के आईआईटी खड़गपुर जाना, फिर पढ़ना, फिर स्टार्टअप करना, नौकरी में जाना वाज अ गुड थिंग, जी, राइट? तो मतलब शुरू में तो पहले तो यही सोचा होगा कि कुछ अच्छी नौकरी करनी चाहिए और फिर स्टार्टअप शुरू कर एज दिया। यूजुअल लाइक जैसे तो हर ये घर में तो होता है। एक रिस्क जैसे ले हर लिया ना, एक रिस्क लिया अपने साथ। हाँ वो है था ऐसे, बिकॉज यूपी बिहार में हर घर में रहता है कि भाई जी अच्छा पढ़ रहे हो तो आईएएस बन जाओ, आईएएस की तैयारी जी करो। प्रेशर था उस जी चीज पे। एंड जी अपने स्टार्टअप शुरू किया कॉलेज के टाइम से ही, तो काफी घर वालों ने बोला कि ये जॉब कर रहा है, सेटल इनकम है और काफी चीजें हैं, क्योंकि मेरे घर में कभी भी किसी ने कोई स्टार्टअप जॉब बिजनेस कुछ नहीं किया है। सबके जी सब जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटे शहर मतलब यूपी बिहार के जो हम लोगों के शहर है, मैं खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ। आगरा में मैंने बहुत लंबा 16-17 साल आगरा में गुजारे हैं अपनी जिंदगी के। तो मेरी भी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई। उन सब शहरों में मतलब बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस आपका पुश्तैनी चल रहा है, अगर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं तो उस पे काम करिए, नहीं तो नया कुछ शुरू करना तो रिस्क होता है एक तरह से। वहाँ ऐसे लगता है कि बिजनेस शुरू करना है तो इतना पैसा चाहिए, ये करना है, वो करना है, कहाँ से आएगा, एंड कोई सेव तो करता नहीं है वहाँ पे। जितना नौकरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है, अपना खर्चा जो भी चलता रहता है, वो जिंदगी चलती रहती है। घर खरीदना है और जॉब लग जाए, बस वही लाइफ है। तो उसके आगे कुछ करना है तो वही देखते हैं कि बिजनेस जिसका है उसी को करना है, जिसको नहीं करना है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको कुछ पता नहीं रहता है। बिल्कुल। तो घर वालों ने स्टार्टअप को किस तरह से लिया? मतलब उनके लिए भी नया शब्द होगा एक तरह से स्टार्टअप। हाँ, मैं उनको स्टार्टअप नहीं बोलता था, उनको बोलता था कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मुझे नौकरी करना है। हाँ और हाँ, उनके बिल्कुल। प्रेशर में मैंने फिर बीच में छोड़ भी दिया था 1 साल के हम्म लिए। फिर मैंने आईएएस का हम्म, तैयारी किया था अच्छा। 1 साल के लिए कुछ, पर मेरा ये किस किस साल की बात है ये जब ये आपने आईआईएस की तैयारी की? 2011 के बाद जब मैंने शुरू किया था कॉलेज के टाइम पे 2011। सो मैंने बेसिकली स्टार्टअप करना 2009 से शुरू किया था। मेरे कुछ सीनियर थे, उनके साथ मैंने करना शुरू किया था। वहां से सीनियर से लेकर के मैंने जब 2011 तक कुछ बनाया, एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम कर रहा था। मैंने अपना खुद फीस वगैरह सब कुछ अपने उसी स्टार्टअप से भरा था जब वहां से कॉलेज से वेरी लेकर। नाइस। एंड उसके बाद मैंने शुरू किया तो फिर कोलकाता मैंने बिजनेस सेटअप किया अपना। वहां से निकलने के बाद खड़गपुर से फिर बिजनेस शुरू किया वहां से। तो 1 डेढ़ साल काम करने के बाद घर वालों ने बोला कि नहीं, फिर से आईएएस की तैयारी कर लो, अभी टाइम है और अभी कर सकते हो, बाद में एज निकल जाएगा। तो फिर मैंने उसको छोड़ के मैं आगरा गया 1 डेढ़ साल के लिए। वहां पर अपना साइड में स्टार्टअप भी कर रहा था अपना कुछ, बट उसके साथ में आईएएस की तैयारी भी कर रहा था। और पर लास्ट मोमेंट तक फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया उसमें ज्यादा, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। एंड देन आई केम बैक टू बैंगलोर टू स्टार्ट अगेन। तो फिर मैंने बैंगलोर में आकर के जी, फिर से शुरू कर दिया। वेरी नाइस। तो ये जर्नी शुरू। जी, ये शायद हमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, शायद नेटवर्किंग का कुछ प्रॉब्लम है। क्या आप नहीं मुझे नहीं सुन पा नहीं। रहे हैं? हाँ हाँ क्या हाँ आप हाँ मुझे सुन रंजना पा गो रहे हैं अहेड। लाइव? हाँ रंजना, गो अहेड गो अहेड।
I can hear you, Ranjana. हेलो। लाइक आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाइक आप? हाँ, आई जी कैन जी हियर यू, जी आई जी। कैन हियर यू। तो जी जी, तो ये जो जर्नी थी जो आग जी 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 जी, तो ये जो जर्नी थी जो आगरा से शुरू हुई और खड़गपुर पहुंची और खड़गपुर से कलकत्ता पहुंची और उसके बाद बैंगलोर कैसे पहुंच गई? सो बेसिकली जैसे कोलकाता में हमने शुरू किया था, तो वहाँ पे क्या रहता है कि टेक का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। टेक जो टेक्नोलॉजी लोग रहते हैं, जो डेवलपर रहते हैं, जिनको जो काम करते हैं कोडिंग में, टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे जी क्या दिक्कत था कि वहाँ पे ज्यादातर ये लोग मिलते नहीं। और आपको पता था कि बैंगलोर टेक हब हो रहा था, सारी बड़ी बड़ी बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, सब कुछ यहाँ पर थे। तो मैं भी फिर पहले मैं एक बार आया था 2013 में, और 6 महीने के लिए बैंगलोर में। फिर मैं भी किसी को जानता नहीं था, तो आई केम ओवर हियर। उसके बाद मैं कई सारे स्टार्टअप कम्युनिटीज को ज्वाइन किया, लोगों के साथ काम करना शुरू किया। उनके ऑफिस में मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो उन्होंने अपने ऑफिस में मुझे इनवाइट किया, तो मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। उसके 6 महीने के बाद जब मैंने समझा, फिर मैं अपने पापा से घर आगरा चला गया था। क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ किसी को जानता नहीं था, फ्रेंड भी नहीं थे, तो मैं चला गया था आगरा वापस। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे आगरा आया अराउंड 2014 एंड में, 6 महीने जी रहने के बाद। फिर मैंने कंटिन्यू बैंगलोर में, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी था, इन्वेस्टर्स थे, तो मुझे पता था कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बिजनेसेस क्या कैसे रहता है। आई डेंट नो दैट, उस टाइम में मुझे नहीं पता था। एंड हम्म। जब मैं यहाँ पे समझा, तब मैंने बनाना शुरू किया। फिर मैंने अपने यहाँ पे 2015 में अपना पहला ऑफिस शुरू किया बैंगलोर में, खुद के पैसे से। एंड देन आई स्टार्टेड, मैंने कहा ओके, अभी कुछ बनाते हैं इसमें। जी, तो ये आर्टिवेटिक क्या है लाइक, और मतलब अगर आप साझा करना चाहें, हमसे शेयर करना चाहें, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कितने निवेश के साथ आपने इस कंपनी को शुरू किया और ये कंपनी सो किस तरह से काम करती है? सो बेसिकली आर्टिमेटिक से पहले मैंने जो 2 कंपनी शुरू की थी, उसमें से एक तो मेरे लिए ठीक ठाक थी, जिसमें से मेरा रेवेन्यू और मेरे पास इनकम आ रहा था, जिससे मैं जी रहा था एक्चुअली बिना जॉब के। एंड ठीक ठाक इनकम आ रहा था उसमें। तो वहां से लेकर के मैंने जब दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो उसमें मेरा अराउंड ठीक ठाक अमाउंट जो है मेरा लॉस हो गया। तो जब मेरा उस कंपनी में लॉस हो गया, टीम हायर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब हम उसमें जो है ना बना रहे थे लाइक लोगों के लिए उनको कनेक्ट कैसे करना है, सोशलाइज कैसे करना है, उनको डिनर प्लान कैसे करना है, लाइफ स्टाइल कैसे जीना है, हेल्थ के बारे में कैसे जानना है, जब हम स्टार्टअप बना रहे थे, तभी हमने टेक्नोलॉजी के बारे में इंटीग्रेट करना और उसको पढ़ना शुरू किया। उस समय के बाद जब वो स्टार्टअप फेल हो गया, तो हमने सोचा कि बंद करने के बजाय अच्छा है कि इस टेक्नोलॉजी जो हमने बनाया है उसको किसी को बेचना शुरू कर दें। और उस समय हम कुछ B2B जो बिजनेस रहते हैं उनके साथ काम कर रहे थे। हमने सोचा कि ये बेटर है कि इसको B2B के पास लेके जाएं। तो जब B2B के पास लेके जा रहे थे, ई कॉमर्स कंपनी के साथ, और एक दो कंपनीज थे, उनके साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि उनके कस्टमर को हम पर्सनलाइज कैसे करें, रिकमेंडेशन कैसे दें उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से। वहां से फिर हमारा जर्नी शुरू हुआ आर्टिबायोटिक का। तो हमने ये सोचा कि जो हमारा टेक्नोलॉजी बना हुआ है, इस तरह से हम पर्सनलाइज कर रहे हैं कस्टमर को, डेटा ड्रिवन डिसीजन दे रहे हैं उनको। वी थॉट कि इसको अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, जहाँ पे बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो एक एक कस्टमर की लाइफ पे डिपेंड रहता है कि आपको कितना प्रीमियम मिलेगा, क्या कवर होगा, क्या पॉलिसी चाहिए, उसमें आपका लाइफ भी है, हेल्थ भी है, फाइनेंशियल भी है। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ का बेस्ट फिट इस इंडस्ट्री में होने वाला है। फिर वहां से फिर हमने आर्टिवेटिक का इंश्योरेंस बिजनेस शुरू किया कि क्योंकि इंश्योरेंस में क्या रहता है कि अगर आप देखोगे, जैसे मैंने भी बहुत सारी पॉलिसी ली है, लोगों ने भी बहुत सारी पॉलिसी ली है। 2-3 साल पहले जब आप पॉलिसी खरीदते थे, तो आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ते थे, और उनको जितना प्रोसेस है बहुत एजेंट ड्रिवन होता था, आपको ब्रांच में जाके लेना पड़ता था। जिस तरह से लैंडिंग सेक्टर में आप देखते हो कि आप ऐप के थ्रू लोन ले लो, वैसा नहीं होता था इंश्योरेंस सेक्टर में पहले। जी तो जी कि कैन वी बिल्ड टेक्नोलॉजी जो है कस्टमर को कैन गिव ए राइट एक्सेस, और उनकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाएगी, और वो जो चाहते हैं वो मिलेगा ट्रांसपेरेंट बेसिस पे, ट्रस्ट बेसिस पे। और उस साइड में इंश्योरेंस कंपनी के पास में बहुत सारे लोग रहते हैं जो मैनुअल काम करते हैं, डेटा एंट्री का, फॉर्म फिलिंग का, डॉक्यूमेंट चेक का, रिस्क इंफ्लुएंस चेक का। फिर उनके पास बहुत सारे रूल बेस्ड इंजीनियर रहते हैं जिसपे वो अंडरराइट करते हैं। तो जी इस पे हमने सोचा कि क्यों ना एक टेक्नोलॉजी बनाया जाए, जिससे ये सारी प्रोसेसेस को बहुत ही इंस्टेंट और पर्सनलाइज किया जाए कस्टमर के बेसिस पे। तो ऐसा ना हो कि जो लोग 24-25 एज ग्रुप में आते हैं सबको एक ही से प्रोडक्ट मिले। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसके बेसिस पे हम रिस्क स्कोरिंग बनाएं, पर्सनलाइज करें। तो वैसे करके सारे थॉट के साथ हमारा आर्टिवेटिक का जर्नी जो है अराउंड 2017 के आसपास हमने
पे शुरू किया था विद पुनीत। जी, बहुत बढ़िया। मतलब 2016 दिसंबर में आपने कंपनी शुरू किया था एक तरह से, हाँ, जैसा कि 2016 में रजिस्टर किया जी, था, जी, पर मुझे 6 जी। से 8 महीने लग गए थे फिगर आउट करने में कि उसको मुझे सेट करने में पूरी तरह से। और क्यों करना है, एंड देन 2017 में जाकर के हमने ऑफिशियली शुरू किया था उसको। जी, 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 जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसा कि हम चाहते थे और हमारी पूरी कोशिश थी कि पुनीत टंडन जो कि आपके को-फाउंडर हैं, वो भी हमें जॉइन करें, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से हम उनको अपने साथ नहीं जोड़ पाए हैं, जिसका हमको अफ़सोस भी है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने को-फाउंडर के बारे में भी हमें थोड़ा बताएँ, वो कैसे आपसे मिले, कैसे आप लोग जुड़े और कैसे आप लोगों ने कंपनी को आगे बढ़ाने का सपना देखा? ओके, सो बेसिकली पुनीत ने अपना जो है ना मास्टर्स जो है ना एनजीआईटी यूएसए में खत्म किया। उसके बाद उन्होंने वहीं पे जॉब करना शुरू किया 10-12 साल। ही बेसिकली वाज वो लखनऊ से हैं, एंड लखनऊ के बाद उन्होंने बैंगलोर में मणिपाल टेक से अपना बीटेक करने के बाद एनजीआईटी यूएस में मास्टर करने के बाद वहाँ पे 10 से 12 साल जॉब किया। सो यूएस, कनाडा, जापान में उन्होंने काफी जॉब किया टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप लार्ज प्रोजेक्ट हैंडल करने में। उसके बाद जब वो इंडिया आए तो ही उन्होंने एक रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, प्रॉपर्टी ऑक्शन करके। उसको 2-3 साल चलाया, उसमें काफी कैश वगैरह तो था उनके पास, बट वो स्केल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वो अपनी फैमिली को हैंड ओवर किया। उसके बाद उन्होंने बैंगलोर में एक आईओटी हेल्थ कंपनी ज्वाइन की, एंड उस समय पुनीत वाज ट्राइंग टू क्रिएट की कुछ एक पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। एंड क्योंकि उनका जो सन है ही इज बेसिकली बेस्ड आउट फ्रॉम यूएस, तो उन्होंने सोचा कि यूएस की तरह हम लोग एक पर्सनल एजुकेशन सिस्टम बना लें। तो उस समय मैं और पुनीत एक इवेंट में मिले थे, क्योंकि मैं भी एजुकेशन का कंपनी चला रहा था, एंड मैं प्रोडक्ट बना रहा था, एंड ही सेड कि ही इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा कि ठीक है, दैट इज अ गुड सिनर्जी टू वर्क। तो उन्होंने मेरा लास्ट कंपनी ज्वाइन किया था कॉग्जियो के साथ ही, एक ई स्टडी कॉर्नर का कंपनी था, आई जी, वेंट कंपनी था। तो उसके साथ इन्होंने ज्वाइन किया, एंड ही ज्वाइन एज डायरेक्टर विद मी, एंड टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, वो सारा उन्होंने हैंडल किया मेरे साथ। उसके बाद फिर जब कॉग्जियो बंद हो गया, हमारा लास्ट कंपनी बंद हो गया, हमने सेल करने का भी कोशिश किया, तो फिर वो हम दोनों फिर आर्टिवेटिक में पूरा को फाउंडिंग करके वी स्टार्टेड दैट जर्नी। बहुत अच्छे। आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं आपके, जो लोग आपसे जुड़ते हैं और जिनके साथ जुड़ करके आप काम करते हैं अपना सो इनिशियली आर्टिवेटिक जिनसे जुड़ता है? जी, इनिशियली जब हमने शुरू किया था, तो हमने जैसे लार्ज कंपनीज रहती हैं, बेसिकली हम लोग लार्ज कंपनी के साथ ही काम करते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी, चाहे जी, वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो एचडीएफसी अर्गो है, आईसीआईसी लोम्बार्ड है, ऐसी कंपनीज के साथ हम लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके बैकएंड जो सिस्टम्स हैं जो आउटडेटेड है, लीगेसी सिस्टम्स हैं, इनएफिशिएंट प्रोसेसेस हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उनको हम लोग बहुत ही एफिशिएंट, डेटा ड्रिवन, पर्सनलाइज और यूनिफाइड बनाते हैं। तो वहां से हमने अपना काम शुरू करना किया, उनको टेक्नोलॉजी दी, उनको बिजनेस दिया, इंटीग्रेट किया उनको, ताकि उनके सॉल्यूशन सिस्टम थोड़ा एम्पावर हो जाए विद एआई एमएल नई टेक्नोलॉजी के साथ। इस तरह से हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। 2 साल काम करने के बाद जब हमारा सिस्टम जो है ना, अभी कई सारे क्लाइंट के पास लाइव हो चुका है इंश्योरेंस कंपनीज में, तो अभी हमने वो सिस्टम्स के जो छोटे वर्जन है, वो हम लोगों ने अभी एमएसएमई के लिए, जैसे ब्रोकिंग कंपनीज हैं, हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हम्म, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, जो मैनुअली सारा काम करते हैं, एजेंट्स होते हैं, हमने भी हम्म, उनके लिए टेक्नोलॉजीज को, जब वो टेस्ट हो गया, ट्राई हो गया, अभी हमने एमएसएमई और एसएमई कंपनीज के भी लॉन्च किया, ताकि ब्रोकिंग कंपनीज भी, छोटी छोटी जो कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनीज जो पॉलिसी बेचती हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, एजेंट्स, उनको भी टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक। वेरी नाइस। तो लॉकडाउन में किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है? किसी तरह का दिक्कत आप लोगों को फेस करना पड़ा? किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव, या मार्केट में आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो लॉकडाउन में क्या है कि लॉकडाउन एक तरह से भूल भी है हमारे लिए, और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी बनी हुई है, वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं थी एक्चुअली। वो ज्यादातर काम जो ऑफलाइन या पीपल बेस्ड कंपनी थी एक्चुअली। तो जी, उनके सिस्टम्स जो है ना, और टेक्नोलॉजी उतनी लाइव ऑनलाइन नहीं रहती थी जितनी कि बाकी क्लाइंट, बाकी बिजनेस की रहती है। तो वहां पे थोड़ा डिसीजनिंग में टाइम लगता है, क्योंकि जी, उनकी सिस्टम्स, पेमेंट्स, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पर इसके अलावा अगर आप देखोगे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना फियर हो गए हैं, क्योंकि उनको हेल्थ का फियर है, उनका फियर बिल्कुल। है, एसएमई के बंद होने का फियर है, उनको हम्म, प्रोटेक्शन चाहिए। और प्रोटेक्शन का हम्म, सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी पेंस इंश्योर्ड होनी चाहिए, उनकी लाइफ इंश्योर होनी चाहिए। कल हेल्थ में कुछ भी हो गया, लाइफ में कुछ भी हो गया, तो देयर फियर राइट नाउ। सो हम्म, अभी
कि पहले लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते थे एज ए इन्वेस्टमेंट, कि मैं सेविंग कर रहा हूँ तो इन्वेस्ट करूंगा, पर अभी लोग जो इंश्योरेंस में आते हैं वो लोग प्रोटेक्शन के हिसाब से देते हैं कि इसको मैं इन्वेस्ट करने से मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरी जॉब, ये सब प्रोटेक्ट रहेंगी। तो उस वजह से डिमांड थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में 80 to 90% जो बिजनेस होता है वो सब ऑफलाइन होता है। ज्यादातर हर एक कंपनी के पास 1 से 2 लाख के आसपास एजेंट्स हैं। अगर आप LIC देखोगे तो उनके पास तो कई लाख, 10 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं उनके पास, जो लोग जो है ना ग्राउंड पे जाकर के पॉलिसी बेचते हैं, गाँव गाँव या घर घर जाकर के। पर अभी दिक्कत लाइक मैं रोकना चाहूंगी आपको, मैं चाहूंगी कि आप अपनी इस बात को थोड़ा और मतलब खुल करके विस्तार से बताएं ताकि लोगों को समझने में और आसानी हो। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि जैसे कि अभी क्या रहता है कि पहले जो इंश्योरेंस आपने लिया होगा, बहुत सारे लोग LIC से फेमिलियर होंगे। LIC में आपने देखा होगा कि सबको LIC के बारे में पता है। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो उनको LIC ध्यान में आता है और कुछ नहीं समझ में आता। तो वहां पे क्या रहता है कि अवेयरनेस भी बहुत कम है और लोग घर घर जाकर के बेचते थे पॉलिसी, एजेंट वगैरह। सारी ब्रांचेस ऑफलाइन है, उनकी हजारों ब्रांचेस आपको मिलेंगी जो काम करती हैं, जो मैनुअल काम करती हैं, सब प्रोसेस करती हैं। अब अब दिक्कत क्या हो रहा है इसमें कि कस्टमर कभी भी खुद जाकर के पॉलिसी नहीं लेता था, पर अभी कोविड की वजह से वो लोग खुद जाकर पॉलिसी भी लेते हैं। पर एजेंट को दिक्कत ये हो रही है कि वो कस्टमर से मिल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग है, ब्रांच ओपन नहीं कर सकते उतना, क्योंकि आपके इतने लोग काम तो नहीं कर सकते। ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है इन सब चीजों का कुछ? हाँ, तो इसीलिए तो कोविड में हमारा क्या हो रहा है कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आर्टिवेटिक लास्ट 3 साल से इसी में काम कर रहा था कि हम इंश्योटेक कैसे बनाए, न्यू एज इंश्योटेक कैसे बनाए, जहाँ पे 60 सेकंड के अंदर जो है ना किसी को पॉलिसी मिल जाए, और जो सेल्स हो रही है एजेंट्स की और जो ब्रांचेस हैं वो कैसे ऑप्टिमाइज की जाए। तो इस वजह से कोविड में हमारे पास एक्चुअली पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, क्योंकि हर एक इंश्योरेंस कंपनी अब डिसाइजन में फोकस कर रही है कि वो वीडियो बेस्ड सिस्टम सेल्स कैसे हो, एजेंट अभी बिना मिले हुए कैसे सेल कर सकें, उनका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाए। कई सारे एजेंट को ये नहीं पता रहता कि बात कैसे करें, क्योंकि वो लोग ऑफलाइन एजेंट्स हैं, उनको नहीं पता, कभी उन्होंने किसी कस्टमर को पॉलिसी सेल नहीं किया कॉल करके या फिर वीडियो कॉल करके, तो वो सब एजुकेशन भी उनको चाहिए। तो इसीलिए की डिमांड टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स के लिए इंश्योरेंस में काफी बढ़ गई है, चाहे वो ब्रांच के लिए हो, चाहे एजेंट्स के लिए हो, चाहे पॉइंट ऑफ सेल के लिए, ब्रोकर के लिए, इंटरनल के लिए, क्योंकि सभी को कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाना है और प्रोसेस करना है और कस्टमर के पास पहुंचना है डायरेक्टली विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ। सो आई थिंक कोविड का हमारे बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है एंड बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जी, तो मतलब आपका कहना है कि कोविड ने एक तरह से सकारात्मक प्रभाव डाला है आपके स्टार्टअप पे? हाँ, अभी मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा पेमेंट में डिले पर आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो जाएगा बिजनेस से। जी जी। भविष्य में, फ्यूचर में किस तरह की योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग्स हैं कंपनी की? आप इसको और किस तरह से और एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, या जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह से चलने देंगे? मतलब कहाँ देखते हैं आप अपने स्टार्टअप को आने वाले समय? अभी क्या है कि हम लोगों ने लास्ट 3 साल जो है ना बैकएंड जो टेक्नोलॉजी रहता है इंश्योरेंस, उसमें काफी काम किया है। हमको पूरा प्रोसेस, कैसे क्लेम्स आता है, कैसे पॉलिसी इशू होता है, कैसे रिस्क बनता है, कैसे अंडरराइट होता है, वो सब कुछ हमारा सिस्टम अभी करता है। अभी उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आगे फोकस कर रहे हैं कि उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग जो है ना इन इंश्योरेंस कंपनीज का इनकम कैसे बढ़ाएं। अभी हम लोगों का उनका कॉस्ट कम कर रहे थे, एफिशिएंसी बढ़ा रहे थे, पर उसको भी ये बोल रहे हैं कि उस टेक्नोलॉजी का यूज करके, पार्टनरशिप करके, डिस्ट्रीब्यूशन बना करके उनके पास ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी कैसे पहुंचे, कस्टमर के पास रीच कैसे पहुंचे डायरेक्टली। एंड उसके अलावा भी हम लोग ऐसे छोटे छोटे टूल रेडी कर रहे हैं, जैसे हेल्थ में है, अभी हमने पार्टनरशिप किया NMC जेनेटिक्स के साथ, ताकि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके। तो उनके साथ हम लोग NMC जेनेटिक्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि हेल्थ एंड वेलनेस के साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। अभी हमने पार्टनरशिप किया IBM के साथ, सो दैट वो हमारे प्रोडक्ट को जो है ग्लोबल लेवल पे लेके सके जाए, उन क्लाइंट के साथ हम काम कर सकें डायरेक्टली। इसके साथ ही हमारा जो टारगेट है कि कमिंग टाइम में आर्टिबायोटिक जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म भी होगा, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी होगा, और जितनी भी कंपनीज हैं जिनको इंश्योरेंस बेचना है उनके लिए एक सिंपल सिस्टम होगा जो क्विकली इंटीग्रेट करो और अपना बिजनेस शुरू कर दो विद इन 1 वीक के अंदर। तो उनको हम इनेबल कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रीच हो जाए, चाहे वो NGO में हो, चाहे गांव में हो, चाहे वो लोकल एरियाज में हो, वो रीच हम लोग अभी करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टनरशिप्स में। बेसिकली अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो हम लोग बना रहे हैं कि जोहो फॉर इंश्योरेंस। जिस तरह से जोहो जाओगे तो आपके सारे बिजनेस एप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं, वैसे ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि इंश्योरेंस के लिए जोहो हो, जहाँ पे आपको पॉलिसी सेल्स की बजाय POS है, अंडरराइटिंग है, रिस्क है, फ्रॉड है, क्लेम्स करना हो, आप बस प्लग इन प्ले करो और आपका सिस्टम शुरू हो जाए इमीडिएटली विद कॉस्ट एफिशिएंसी, और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सको आप। सो हमारा वही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम पॉलिसी
भी टेक्नोलॉजी इनेबलर हम लोगों को पहुंचा सकें। सो वही हमारा मोटो भी है आर्टिवेटिक में कि इनेबलिंग इंश्योरेंस टू बिलियन एक्सेस, वही हमारा टारगेट रहता है, वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी जी, लाइक आर्टिवेटिक कैसे अपने क्लाइंट्स को कैसे जोड़ता है, कैसे आप अप्रोच करते हैं कंपनीज को, थोड़ा आप बताएंगे सो अगर नॉर्मली चाहें। क्या रहता है कि सो आर्टिवेटिक में हमारे पास जितना भी क्लाइंट्स आते हैं वो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से होकर के आते हैं या फिर रेफरल से आते हैं, जी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं एंड वो डायरेक्टली सेल्स टीम भी हम लोग नहीं रखते हैं, इसलिए ज़्यादातर क्लाइंट्स हमारे नेटवर्क से। तो कितने कितने लोग होंगे लगभग कंपनी में, आपकी आपकी टीम कितनी बड़ी अराउंड है? हमारे पास 32 के आसपास लोग हैं आर्टिवेटिक में अभी, और उसमें जी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वाले लोग ही हैं। जी मैं सेल्स और बिजनेस संभालता हूँ एंड पुनीत जो है टेक्नोलॉजी डिलीवरी संभालते जी हैं। जी। तो पुनीत सीटीओ हैं कंपनी के, जैसा कि। हाँ, मतलब प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डिलीवरी वही हैंडल करते हैं, जी बिजनेस का जी फाइनेंस का जो भी है वो मैं हैंडल करता हूँ। फिर हमारी जी सपोर्ट के लिए सारी टीम है जो टेक्नोलॉजी डिलीवरी और उसमें सपोर्ट करती है हमारे पास। तो जी क्लाइंट के वेबसाइट से प्रोडक्ट डेमो से वो सब कुछ जर्नी हमारा स्मूथ बना हुआ है। जी, बहुत बहुत अच्छा, मतलब आप सचमुच आसान बना रहे हैं चीजों को। रुपए थैंक पैसे यू। ये सब बड़ी मुश्किल चीजें होती हैं, इनको संभाल करके और इनको कैसे इनके साथ क्या करना है, वो सचमुच एक बहुत लंबा और कठिन गणित है। तो शुक्रिया हाँ, लाइक हमसे इंश्योरेंस थोड़ा जुड़ने के लिए। कॉम्प्लेक्स है। जी बिल्कुल, सचमुच मतलब मुझे तो बहुत सारा इंश्योरेंस की इस चीजें समझ में ही नहीं आती हैं जितना तो क्योंकि मुश्किल है काफी, पर फिर भी क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो लाइक हमसे थैंक यू। जुड़ने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, और आपके स्टार्टअप पार्टी वेटिक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही थैंक आगे यू बढ़े अंजुला जी, और थैंक यू सो मच। अच्छा करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।